वेलकम बैक टू कॉलेज इंसाइडर गाइस। मेरा नाम रणवीर है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी धारवाड़ का कॉलेज रिव्यू करेंगे। पता करेंगे वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ट्रिपल आईटी होते हुए भी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उस कॉलेज में और बहुत सारी चीजें। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिक। तो अनिक, आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देना। आप बता देना आप किस ईयर में हो, क्या कर रहे हो, कौन सी ब्रांच है। तो हाय, मेरा पूरा नाम है अनिक परमार। और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मैंने ईयर 24-25 में अपना 12th खत्म किया था और 25-26 में ट्रिपल आईटी धारवाड़ ज्वाइन किया था। अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है। इन नेक्स्ट मंथ आई विल बी ज्वाइनिंग द सेकंड ईयर इन अगस्त। तो इसके बाद सबसे पहला जो सवाल होगा वो, जनरली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की पूछता हूँ लेकिन मैं एकेडमिक पार्ट की तरफ चलूंगा क्योंकि ट्रिपल आईटी है तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है ट्रिपल आईटी की वो एकेडमिक पार्ट होता है। तो आपके कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं और फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेक्शन कैसा रहा था प्रोफेसर को लेकर। ट्रिपल आईटी में एक तो ट्रिपल आईटी एनआईटीज में फर्क ज्यादा आ जाता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी थोड़ा छोटा रहता है। एनआईटीज के मुकाबले एनआईटीज आईआईटीज ज्यादा ही बड़े होते हैं। ट्रिपल आईटीज में ब्रांच भी कम होती है। जैसे कि मेरे कॉलेज में 3 ही ब्रांच है। और प्रोफेसर्स तक से अब तक का इंटरेक्शन जितना भी रहा है मेरा, मोस्टली प्रोफेसर्स बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे हैं। सभी अच्छे अच्छे आईआईटीज और एनआईटी से हैं। कुछ तो बाहर से इंटरनेशनल स्टडीज करके भी आए हैं, अपने अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट। जैसे हमारे साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोफेसर हैं, उनने बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। और प्रोफेसर्स मोस्टली सभी बहुत फ्रेंडली और अच्छे हैं। अपने टीचिंग करियर में भी अच्छे हैं और मोस्टली इंग्लिश में ही सारा पढ़ाते हैं, क्योंकि सब वहाँ पे ट्रिपल आईटीज में कोई भी स्टेट कोटा नहीं है। तो वहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे हैं। धारवाड़ कर्नाटका में है, थोड़ा नॉर्थ साइड। तो उसमें मेजोरिटी बच्चे ऑब्वियसली साउथ के हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के। बट नॉर्थ के भी बहुत बच्चे हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश भोपाल का हूँ। और मैं एक बच्चा हमारे बैच में हिमाचल का भी है। तो बहुत दूर दूर के नॉर्थ के भी बच्चे हैं। तो प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली और बहुत सपोर्टिव ही हैं। अगर पर्सनल गाइडेंस या पर्सनली कुछ भी बात करो तो वो भी सपोर्ट करते हैं। कुछ एक आध प्रोफेसर तो हर जगह होते हैं जो मतलब थोड़े चिड़चिड़े या थोड़े से अंकल टाइप होते हैं। अब नाम नहीं लूंगा, किसी दिन अगर वो प्रोफेसर ने वीडियो देख ली तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को। लेकिन मोस्टली प्रोफेसर्स बहुत अपने अपनी फील्ड में सभी सपोर्टिव और अच्छे हैं। सो इसके बाद प्रोफेसर की बात हो गई। आप बोल रहे थे सारी जगह से बच्चे आते हो वहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगता है, क्या हाँ। लिंग्विस्टिक और क्या कल्चरल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आप जैसे एमपी से हो और कर्नाटक साइड हो, तो क्या कोई लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है या फिर फूड के मामले में कुछ फेस करना पड़ता है चैलेंजेस? ये मैंने शुरुआत में ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे मन में था कि अब इतनी परसेंटाइल आया हूँ और मेरे को एनआईटी में लोअर ब्रांचेस मिल रही थी और मेरे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था। तो मैंने बहुत कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो दूर जाने का डिसीजन लेना पड़ा था। एमपी में सिर्फ भोपाली हिंदी यही है, और सीधा वहाँ यहाँ में और वहाँ में बहुत फर्क आ जाता है लैंग्वेज में। इतना तब सोचा नहीं था, लेकिन जाने के बाद लगता है, क्योंकि भले ही उसमें उस कॉलेज में पूरे इंडिया के बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी साउथ के ही हैं। तो तेलुगु और कन्नड़, ये दो लैंग्वेजेस, कन्नड़ा, ये दो लैंग्वेजेस बहुत चलती है वहाँ पे। तो कॉलेज के अंदर अंदर तो ठीक है, सभी बच्चे मोस्टली सबको इंग्लिश भी आती है, तो हम और प्रोफेसर से तो इंग्लिश में बात हो जाती है। तो वो लैंग्वेज बैरियर कॉलेज के अंदर तो इतना फेस नहीं होता। फ्रेंड्स में, ग्रुप में, आपस में तो दोस्त तो कैसे भी बात करते रहते हैं। लेकिन कॉलेज के बाहर अगर घूमने जाओ या कॉलेज के बाहर निकलो तो पूरा ही कन्नड़, पूरी ही कन्नड़ भाषा चलती है। तो और बहुत ज्यादा लोग नहीं है ऐसे कि इंग्लिश आती है इंग्लिश में बात कर लो। हिंदी में ही करनी पड़ती है, हिंदी भी। तो धीरे धीरे कन्नड़ सीख रहा हूँ मैं भी दोस्तों से। 1 साल हो गया अभी, तो धीरे धीरे कुंचम कुंचम कुछ कुछ वर्ड सीखे हैं मैंने, कन्नड़ और तेलुगु। और दूसरा जो सवाल था मेरा कि फूड को लेके क्या चैलेंजेस हैं वहाँ? कॉलेज के अंदर तो जैसे ट्रिपल आईटी धारवाड़ से, ट्रिपल आईटी धारवाड़ की बात करूँ तो मेस हमारा फर्स्ट ईयर, मेरे फर्स्ट ईयर से पहले तक फर्स्ट सेम में तो मेस एक बॉयज हॉस्टल में ही था। उधर ही बॉयज हॉस्टल में ही लड़के भी खाना खाते थे, और लड़कियों के हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल से खाना जाता था गर्ल्स हॉस्टल तक।
लेकिन सेकंड सेम में उनने थोड़ा चेंजेस किए हैं। अब से ऐसा होता है कि बॉयज मेस और गर्ल्स मेस दोनों में खाना बनता है, और दोनों में आप चूज कर सकते हो। दोनों जगह मेन्यू अलग अलग है। गर्ल्स मेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मेन्यू अलग अलग है। गर्ल्स मेस में बॉयज भी जा सकते हैं और बॉयज मेस में गर्ल्स भी आ सकती हैं, लेकिन कोई लड़कियां आती नहीं बॉयज मेस में। तो जिनको चूज करना है वो अपने मेन्यू देख के, दो मेन्यू ऑप्शन से उस हिसाब से चूज करके गर्ल्स मेस में भी जा सकते हैं, बॉयज मेस में भी जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब आधा किलोमीटर के करीब, 600-700 मीटर के करीब दूर हो गए बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल। दोनों के ग्राउंड फ्लोर पे ही मेस है। बॉयज हॉस्टल का एक बॉयज हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो ग्राउंड फ्लोर पे गर्ल्स हॉस्टल के मेस है। और खाने का अगर कॉलेज के अंदर अंदर का बताऊं मैं, तो नॉनवेज नहीं है। नॉनवेज के नाम पे सिर्फ एग रहता है। बॉइल्ड एग मिल जाएगा रोज सुबह, और एग भुर्जी भी मिल जाएगी। मैं तो वेज हूँ, मैं नहीं खाता। लेकिन नॉनवेज के नाम पे बस यही है। एक कैंटीन जरूर है कॉलेज में ही, एच ब्लॉक करके कहते हैं हम उसको। उसी एच ब्लॉक में सारे दूसरे रूम है, जैसे डांस रूम, म्यूजिक रूम, आर्ट्स रूम वगैरह। हेल्थ के लिए एक मेडिकल भी है वहाँ पे, और एक कैंटीन है। वहाँ कैंटीन में फिर अपन पैसे देके जैसे भी जो भी खाना हो, वहाँ पे नॉनवेज, चिकन बिरयानी, ये सब नॉनवेज भी है, खाना भी है। और कॉलेज का जो मेस है उसमें वैरायटी ऑफ 4 टाइम खाना मिलता है। और वर्सेटाइल है पूरा। जैसे साउथ के फूड आइटम भी मिलते हैं। सुबह सुबह मसाला डोसा भी मिलता है किसी दिन। मतलब एक पूरा शेड्यूल है कि मंडे को ये मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा। सुबह 7:30 से 9 बजे तक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलता है। और 12:30 to 2 PM मिलता है लंच। और स्नैक्स मिलते हैं 4:30 to 6। और 7:30 8:30 को जितने मतलब रात में अपना डिनर हो जाता है। 7:30 8:30 से 9-10 बजे तक डिनर होता है। तो डिनर में तो मतलब बहुत सब ऑप्शंस हैं। स्नैक्स में सबसे ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स ही होता है। तो ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ, मसाला डोसा है, कभी पोहा मिलता है, कभी आलू के पराठे मिलते हैं, कभी भेल मिलती है स्नैक्स में, समोसा, ये सब है। मतलब वैरायटी बहुत है। नॉनवेज नहीं है, लेकिन वैरायटी बहुत है। लेकिन लंच और डिनर में, क्योंकि उसमें रोटी वगैरह, दाल चावल, सब्जी अलग अलग तरह की ये सब बनती है, और वो इतने सारे लोग के लिए बनाते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको इतना होटल जैसा खाना तो मिलेगा नहीं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे बाकी यहाँ भोपाल के कॉलेजेस और बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल देख के, कि इट इज डिसेंट। मतलब अगर रेट करना हो तो मैं आउट ऑफ 10 में 7 रेट करूंगा कॉलेज के खाने को पर्सनली, क्योंकि बाकी कॉलेज के मुकाबले इट इज डिसेंट। और वैरायटी भी है खाने में। हाइजीनिक भी, इतना ज्यादा कुछ गंदा है ऐसा नहीं, हाइजीनिक भी है। बस टेस्ट ही इतना नहीं लगता। लेकिन हॉस्टल का खाना क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सो इसके बाद जो दूसरा सवाल होगा फूड को लेके ही, कि रात में क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं इनसाइड हॉस्टल्स या कैंपस के अंदर, और इसके अलावा कैंपस के बाहर क्या क्या फूड एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि धारवाड़ जो कैंपस है वो थोड़ा आउटस्कर्ट है, तो कैसा है वहाँ पे? कॉलेज के बाहर तो, जैसे कॉलेज के बाहर हम लोग कभी जाते हैं खाने, तो वहाँ पे नॉनवेज खाना भी बहुत है सिटी में, धारवाड़ में। और धारवाड़ कर्नाटक के नॉर्थ साइड है थोड़ा, तो वो हुबली धारवाड़ दो ट्विन सिटी हैं। और कर्नाटका, एज वी ऑल नो, आईटी हब है। मतलब अच्छी खासी कंपनीज, और उधर बैंगलोर भी है पास ही, अराउंड 400 किलोमीटर्स। तो हम बाहर खाने जाते हैं तो ठीक ठाक प्राइसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे खाने हैं। ऐसा भी नहीं कि नॉन वेज ही है, सब जगह वेज नहीं मिलता, वेज भी मिलता है। हम लोग जाते रहते हैं। मतलब अराउंड कॉलेज से अराउंड, कॉलेज हमारा सतूर में है, एग्जैक्टली धारवाड़ के सतूर शहर में। तो सतूर से हम निकलते हैं, हुबली तक जाते हैं। सब कुछ मोस्टली हुबली में है, अच्छा डिसेंट देखे जाए तो। वो अराउंड 15 to 16 किलोमीटर के अंदर हमको आराम से बहुत कुछ खाने पीने का, बार्बर शॉप और जो कुछ भी होता है हमारा सब हो जाता है। और खाना पीना भी बाहर, कॉलेज के बाहर भी ठीक ठाक है। ऐसा कुछ बहुत नॉन वेज नहीं है। और नॉन वेज भी मेरे दोस्त वगैरह खाते हैं, तो उनको भी ऐसा कुछ खराब नहीं लगता। अच्छे होटल्स भी हैं। सिटी से बहुत दूर नहीं है कॉलेज। सत्तूर के अंदर अराउंड 3 किलोमीटर अंदर है सत्तूर अ, का जो मेन रोड हाईवे है। वहां से हमको अंदर कॉलेज के लिए अंदर तक जाना पड़ता है 3 किलोमीटर। तो वहां पे रेगुलरली कॉलेज की बस चलती है, सत्तूर से कॉलेज तक, कॉलेज से सत्तूर तक, बच्चों के लिए रेगुलरली सुबह से शाम रात तक। और रात में हमको अराउंड 10:30, अराउंड 9:30 10 बजे तक अंदर होता है कॉलेज के। सो आपने अंदर होने की बात करी थी, तो हॉस्टल्स के अंदर कब जाना होता है? क्या ऑल नाइट भी कैंपस में घूम सकते हैं? हाँ, ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को मेरे कॉलेज की, कि हम सुबह से शाम रात, मतलब कैंपस 60 एकड़ का कैंपस है अराउंड, जिसमें से अराउंड 10 एकर्स
में बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है। बाकी का एरिया 50 एकर्स मतलब ऐसे ही जंगल घास फूस या ऐसा नॉन कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें नहीं जा सकते ऑब्वियसली। बाकी 10 एकर्स के अराउंड में रोड और बिल्डिंग्स ये सब बनी हुई है, हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक ये सब। तो वो एक कैंपस की बाउंड्री है 60 एकड़ में। उसके अंदर हम सुबह 24 घंटे कहीं पे भी बाहर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्टल के बिल्डिंग के अंदर रहना है या फिर एकेडमिक ब्लॉक में नहीं जा सकते, रात में इतने टाइम तक रूम पे होना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम रात के 2-2 3-3 बजे भी एकेडमिक ब्लॉक में होते हैं या बाहर घूम रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली कैंपस के अंदर। तो वो सबसे अच्छी बात लगती है कि 24 घंटे कभी भी रात में, हम रात को खाना पीना अगर कुछ ऑर्डर करना होता है तो मतलब 12-12 बजे भी ऑर्डर हो जाता है, तो वो भी ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, खाने की बात की है तो ऑनलाइन ऑर्डर हम लोग वहाँ पे हो जाता है, जोमेटो स्विगी वगैरह। ब्लिंकिट नहीं आता है, बस जोमेटो स्विगी वगैरह आ जाता है कॉलेज तक। तो ज़ोमैटो, स्विगी से भी रात को हम 12-1-1 बजे तक मँगाते हैं। बस 1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये चीज़ें जो गर्ल्स के लिए भी सेम अप्लाइड होती है कि कभी भी कैंपस में घूम सकते हैं? हाँ, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी सेम है। बस एक रूल है कि लड़के लड़कियों के हॉस्टल के साइड, उनका जो एक रोड है पर्टिकुलर, उसके वहाँ तक हॉस्टल तक नहीं जा सकते। और लड़कियाँ लड़कों के हॉस्टल के रोड साइड नहीं आ सकती हैं, लड़कों के हॉस्टल तक नहीं आ सकती। बाकी पूरे कैंपस में आप कहीं भी घूमो रहो। एकेडमिक ब्लॉक में 4 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की कुछ क्लासेस रात भर खुली रहती हैं, बच्चों को पढ़ना-वढ़ना हो तो। तो लड़कियों के लिए भी सेम रूल्स है, बस वही है कि लड़कियां लड़कों के हॉस्टल तक ना आए और लड़के लड़कियों के हॉस्टल तक ना आए, सेम ही है। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पूछना चाहूँगा कि आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? वहाँ पे शायद मैंने सुन रखा है ब्लॉक डिस्क्राइब कर रखे हैं, ये ब्लॉक या कुछ डायरेक्टर के नाम पे ब्लॉक रखे हुए हैं। तो आप डिस्क्राइब कैसे हाँ, करोगे सारे ब्लॉक को? डायरेक्टर के नाम पे ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन हमने ऐसे पहले एच ब्लॉक है, जैसे एच ब्लॉक मैंने बताया, वो हेल्थ ब्लॉक है पूरा। उसमें हमारे हेल्थ के लिए एक क्लिनिक है, और डांस रूम, म्यूजिक रूम, आर्ट्स रूम, ये सब वो सब रूम्स है। जिम है उसी में, एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, और एक कैंटीन है। इतना सब वो एच ब्लॉक में है। तो एच ब्लॉक वो हेल्थ ब्लॉक पर्टिकुलर, और एक उसके ही जस्ट पीछे छोटा सा एक स्टेज भी है। तो इतना सब एच ब्लॉक में है। और एक एच ब्लॉक है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड है, वो इन्फोसिस ने बनाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है हॉस्टल के अंदर, तो क्योंकि उनका गीज़र वगैरह और सभी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास हॉस्टल में। उनका हॉस्टल बहुत बढ़िया है। और एक बॉयज़ हॉस्टल है, एच ब्लॉक, बी ब्लॉक बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, और एक एकेडमिक ब्लॉक है जिसमें सारी क्लासेस हैं। 4 फ्लोर हैं उसमें, और एक लोअर ग्राउंड फ्लोर भी है जहाँ पे मतलब बाकी क्लासेस छोटी हैं, मतलब बहुत छोटी भी नहीं, लेकिन ऑडिटोरियम जैसी नहीं है। और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे अ, एक बड़ा सा 240 सीटर कहते हैं हम उसको, ऑडिटोरियम जैसा है, 240 सीटर है वो, और 2 120 सीटर है, बड़ी-बड़ी क्लासेस हैं ये। तो ये एकेडमिक ब्लॉक हो गया। और एक एम ब्लॉक करके है वहाँ पे। एम ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का है सब। तो स्पोर्ट्स के लिए एक पूरा ये इंडोर इनने बड़ा सा बिल्डिंग जैसा बना रखा है, जिसके अंदर सीमेंटेड फ्लोर है, और उसी में 2 बैडमिंटन कोर्ट है साइड में, और सेंटर में बास्केटबॉल की लाइनिंग बनी हुई है, और बास्केटबॉल की लाइनिंग के ही ऊपर ही बीच में वॉलीबॉल की लाइनिंग बनी हुई है, और टेबल टेनिस की लाइनिंग भी उसी पे बनी हुई है। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा होता है, खेलना होता है, तो उसका टेबल टेनिस का नेट लगा लिया, या फिर वॉलीबॉल का नेट लगा लिया, या फिर बास्केटबॉल के जो बास्केट्स हैं वो बड़े-बड़े, वो भी 2 वहीं पे हैं, तो वो अरेंज करके सब खेल लेते हैं वैसे ही। तो वो एम ब्लॉक हो गया, उसमें स्पोर्ट्स का है। और एम ब्लॉक में ही एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा वुडन स्टेज है एक साइड में। तो कुछ भी बड़ा फंक्शन होना होता है, या हमारा ओरिएंटेशन भी जो हुआ था, या कॉन्वोकेशन जो 4th ईयर्स का अभी मई अप्रैल में हुआ था शायद, तो वो सब वहाँ पे हो जाता है। इंडोर है वो, तो ऐसे बारिश-वारिश की भी दिक्कत नहीं होती। और तो बैडमिंटन के भी कोर्ट ऐसे टोटल 3 हो गए। एक इंडोर है वुडन वाला, जो एच ब्लॉक में है, और 2 एम ब्लॉक में है, सीमेंटेड है लेकिन वो। और एक होता है पाई ब्लॉक हमारा। पाई ब्लॉक के अंदर सारा मतलब एकेडमिक प्रोफेसर्स के भी रूम है कुछ-कुछ, मतलब एकेडमिकली जो भी एडमिशन्स के चीज़ें हो गई, स्कॉलरशिप की चीज़ें हो गई, फीस वगैरह का, या मतलब ऐसे ऑफ़िस टाइप है वहाँ पे। तो पूरा ऑफ़िस सभी रूम्स पाई ब्लॉक में है। एडमिशन के लिए भी वहीं जाना होता है, और सब एकेडमिकली कॉलेज का पूरा जैसे कैमरा वगैरह, कंप्यूटर्स, और डायरेक्टर के रूम, और जो सब प्रिंसिपल्स और जो भी ऐसे हैं, उनके रूम्स हैं वहाँ पे।
तो टोटल ये पांच छह ही हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एच ब्लॉक, वाई ब्लॉक, एम ब्लॉक, और एक, हाँ, डायरेक्टर का घर भी कैंपस में ही है। तो एक ये गलत बात है थोड़ी सी कि डायरेक्टर भी उसी कॉलेज में रह रहा है कैंपस में, उनका ही घर भी वहीं पे, फैमिली के साथ वो भी वहीं रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के थोड़ा सा दूर है उनका घर। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज को कितना रेट करना चाहोगे आप? स्पोर्ट्स का ओवरऑल कॉलेज में ऐसा है, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ। मेरे को बहुत स्पोर्ट्स जितना हो सके खेलना पसंद है। जब बुला लेते हैं खेलने चले आता हूँ मैं। प्रोफेशनली वॉलीबॉल ही खेलता हूँ बस। बाकी बैडमिंटन और फुटबॉल भी खेलना पसंद है मेरे को। तो वॉलीबॉल के लिए तो मैंने बताया, वो एक मतलब ज्यादातर स्पोर्ट्स के लिए वो एम ब्लॉक है जिसमें सीमेंटेड है पूरा, बहुत बड़ा एम ब्लॉक। उसी में बास्केटबॉल का मार्किंग है, वॉलीबॉल का मार्किंग है, टेबल टेनिस का मार्किंग है, और दो बैडमिंटन के कोर्ट भी उसी में साइड में बने, बैडमिंटन के अलग बने। तो खेलने के लिए तो ऐसे तो बहुत कुछ अवेलेबल है फैसिलिटीज की। हम लोग रात में, वैसे रात में खेलते हैं मोस्टली, और ऐसा टाइम अलॉटेड है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बास्केटबॉल वाले खेल लेते हैं रोज, शाम को वो खेलते हैं, रात को हम वॉलीबॉल वाले खेल लेते हैं, ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि उसी में हमको खेलना है तुमको खेलना है, तो ऐसी कुछ दिक्कत होती नहीं है। और एक बड़ा सा ग्राउंड है, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के बीच में पड़ता है, बहुत बड़ा ग्राउंड, एम ब्लॉक से भी दुगना बड़ा समझ लो। उसमें हमारा फेस्ट वगैरह हो जाता है। और उसमें अभी काम चल रहा है, खैर। जब हम आए थे छुट्टियों में तब तो काम चल ही रहा था, अभी भी होगा मेरे ख्याल से। अभी का जो बैच आएगा उनका फर्स्ट ईयर खत्म होगा तब तक तो ऑब्वियसली हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो वो बड़ा सा ग्राउंड, उसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेला जाता है। तो हमारे स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए ऑप्शन ये रहता है कि ट्रिपल आईटी, इंटर ट्रिपल आईटी होता है एक, और इंट्रा ट्रिपल आईटी होता है एक। तो इंटर ट्रिपल आईटी इस साल का तो पोस्टपोन हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। तो इंटर ट्रिपल आईटी ऐसे किसी भी ट्रिपल आईटी में होता रहता है, पूरे इंडिया के जितने भी 27-28 कितने ट्रिपल आईटी हैं। तो और इंट्रा ट्रिपल आईटी होता है एक। तो वो एक सेम में इंटर ट्रिपल आईटी हो जाता है, एक सेम में इंटर ट्रिपल आईटी हो जाता है, ऐसा होता है। तो इंटर ट्रिपल आईटी में तीनों हमारी जैसे ब्रांच है, तीन ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, डीएसएआई और ईसी। तो तीनों ब्रांच में ऐसे आपस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो 4 साल और तीन तीन अलग ब्रांच, तो टोटल 12 टीम्स ऐसी बढ़ जाते हैं। तो इंटर ट्रिपल आईटी हमारी टीम्स के बीच पूरे कंपटीशन होता है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का होता है वो, ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स का होता है। इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं सब कुछ, टेबल टेनिस और ये सब भी होता है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, ये सब के लिए भी इंटर ट्रिपल आईटी होता है। फिर उसके प्राइजेस वगैरह, मेडल्स, ये सब और इंटर ट्रिपल आईटी भी होता है, तो उसके लिए बाहर जाते हैं। इस बार शायद ग्वालियर में होने वाला था या हुआ पता नहीं, लेकिन अभी इस बार का हुआ नहीं है, होने वाला था। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इतनी ज्यादा भी नहीं है। स्विमिंग पूल भी है, कॉलेज के अंदर नहीं है, लेकिन कॉलेज के जस्ट सामने राशि फार्म्स करके एक जगह है, तो वहाँ अराउंड एक 1-1.5 किलोमीटर आगे तक जाओ तो स्विमिंग पूल है। तो कॉलेज के बच्चों के लिए, हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए 120 पर पर्सन पर आवर के हिसाब से वहाँ पे जा सकते हैं हम। तो दोस्तों के साथ वहाँ पे भी जाते रहते हैं। कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कॉलेज ट्रिपल आईटी धारवाड़ स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे है। इंटर ट्रिपल आईटी में भी बहुत ज्यादा प्राइजेस और मेडल्स वगैरह जीते हुए हैं हमारे कॉलेज के बच्चों ने। तो ऐसे तो कॉलेज बहुत आगे है स्पोर्ट्स में, लेकिन कॉलेज के अंदर अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, हैं ऐसे अवेलेबल, और कभी भी हम रात को खेलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, उसी में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, टेबल टेनिस कोर्ट की मार्किंग है, तो थोड़ा और होता। और जो प्लेग्राउंड है वो भी अभी पूरा बना नहीं है जैसा उनका प्लान है, क्योंकि ट्रिपल आईटी धारवाड़ अभी हाल ही में बना है, 2015 में बना है। तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इतनी जल्दी नहीं है, 10 साल 11 साल ही तो हुए हैं अभी उसको। धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी ये 3-4 साल में बहुत कुछ इम्प्रूव होगा उसमें, ऑब्वियसली। तो स्पोर्ट्स को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो ट्रिपल आईटी धारवाड़ की स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस और इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, तो I'll rate it 7 or 8. बट इन साइड कॉलेज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जितनी हैं वो इज नॉट इनफ, आई गेस। एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए इतना सा इज नॉट इनफ, आई गेस। फैसिलिटीज हैं बट इट कुड बी बेटर, तो वो आई रेट अराउंड 5 to 6, क्योंकि सेम ही कोर्ट में हमें वो सभी चीजें। हाँ, इंडोर्स स्पोर्ट्स भी है, सभी कैरम, चेस और सब एम ब्लॉक में ही वहीं पे होता है, सब बच्चे कभी भी आके खेल सकते हैं। कैरम, चेस और छोटे छोटे स्पोर्ट्स भी, मतलब छोटा तो नहीं कहूंगा किसी स्पोर्ट्स को, लेकिन वो सभी कुछ है, जैसे आर्म रेसलिंग वगैरह, ये सब भी है वहाँ पे। टेबल टेनिस, आर्म रेसलिंग, बैडमिंटन, सब कुछ अवेलेबल है। तो
इट इज़ नॉट दैट बैड स्पोर्ट्स के मामले में। उसके बाद वापस मैं फिर एकेडमिक पार्ट की तरफ जाना चाहूँगा। तो एकेडमिक पार्ट में प्रोफेसर वाला पार्ट हो गया था अपना। प्रोफेसर के बाद बात करते हैं कि मार्किंग का क्या सिस्टम रहता हाँ। है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, और क्या फर्स्ट ईयर में जो जेई में पढ़ाया गया था उसके रिलेटेड ये स्टेप्स आते हैं या कुछ और चेंजेस होते हैं, क्या रहते हैं? एकेडमिकली देखें तो रिलेटिव मार्किंग ही होती है। सभी प्रोफेसर्स रिलेटिव मार्किंग पूरे कॉलेज में रिलेटिव ही चलता है। और जैसे आपने पूछा कि जो जेई का अपने पढ़ के आएँगे, अभी जो बच्चे जेई का पढ़ा हुआ ही आगे कॉलेज में प्रोसीड होता है, तो वो पुराना करिकुलम था अब तक हमारे कॉलेज में नहीं, पहले जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ाते हैं, जैसे मेरे यहाँ भोपाल में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो भोपाल के हैं जानते होंगे एलन सिटी और ये सब कॉलेजेस। तो उनमें पुराना करिकुलम ही चलता है बहुत से कॉलेज में, जिसमें फिज़िक्स वगैरह, एडवांस फिज़िक्स और सिविल इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर में ही वो वेल्डिंग वगैरह और ये सब करा रहे होते थे। तो यहाँ पे तो वही चलता है, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं, फर्स्ट ईयर से ही हमने अच्छे खासे सब्जेक्ट्स जो जिसमें इंटरेस्ट आए और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। डिजिटल डिज़ाइन और डीएसएआई और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लीनियर अलजेब्रा, मैथ्स के ये टॉपिक्स जो आते हैं काम। और ऐसे ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो पुराने जेईई से रिलेटेड हैं, वैसे तो नहीं आए। मोस्टली मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ही आए, लीनियर अलजेब्रा और ये सब ही आए। बाकी सब्जेक्ट्स और स्टडीज़ में तो करिकुलम नया फॉलो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लैब की फैसिलिटी। तो आपके कॉलेज में कोर और नॉन कोर ब्रांचेज में लैब की कैसी फैसिलिटीज़ है, और इसके अलावा कितना नया है अभी लैब, क्योंकि डेवलप्ड अभी हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट सारे अवेलेबल है या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट मिसिंग है? अभी 2015 में बनाए हैं, तो सब कुछ एकदम बहुत नया-नया कंस्ट्रक्टेड है, कुछ भी ऐसा पुराना-सा नहीं लगता कुछ भी। और बल्कि और चीज़ें नई-नई बनी रही हैं, ना हॉस्टल से लेके पूरी क्लासेस और किसी भी पॉइंट पे ऐसा पुराना नहीं लगता। और लैब्स की बात करें तो हमारा जो पाई ब्लॉक है, उसमें ही ऊपर के फ्लोर्स में प्रोफ़ेसर्स और ये सब एकेडमिक चीज़ें हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे लैब्स वगैरह और कंप्यूटर्स और ये सब बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोबोटिक्स के लिए रूम है। और जो अलग-अलग ब्रांचेस में कुछ-कुछ बच्चे स्पेशलाइज़ेशन कर रहे होते हैं, अपने-अपने प्रोजेक्ट या किसी प्रोफ़ेसर के अंडर काम कर रहे होते हैं, उनके किसी रिसर्च को लेके। जैसे रोबोटिक्स में भी कुछ बच्चे कर रहे होते हैं अपना रिसर्च वग़ैरह, और ड्रोन के लिए ड्रोन में भी कुछ बच्चे कर रहे होते हैं। मेरे कुछ सीनियर्स भैया लोग कर रहे हैं। मैं अभी फर्स्ट ईयर ही क्लियर हुआ है मेरा, तो मैं इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था नहीं, तो मेरे को अभी उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे सभी ऐसी लैब्स और ये सब हैं। बाकी हमारे कॉलेज से 20 किलोमीटर्स दूर आईआईटी धारवाड़ है। तो आईआईटी धारवाड़ में बहुत कुछ फैसिलिटीज़, और उधर तो बहुत कुछ है, वो बहुत बड़ा है, उधर के फेस्ट में भी हमारे बच्चे जाते रहते हैं। और उधर के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी बहुत कुछ होता रहता है, उधर-उधर बहुत कुछ है, लैब्स वगैरह बहुत कुछ है। ऑब्वियसली इट इज़ आईआईटी। तो वहाँ से भी हमको कुछ-कुछ अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है या कुछ प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंस मिल जाता है वहाँ की लैब्स का। तो एकेडमिकली एक हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक युवा उद्यमी करके प्रोग्राम है। तो उसमें जो भी बच्चों के बच्चे और इंक्लूडिंग फैकल्टी, उन दोनों अलायंस में भी फैकल्टी और स्टूडेंट्स टुगेदर भी, और सिर्फ फैकल्टी या सिर्फ स्टूडेंट भी अपने आइडियाज़ को लेके जो जो भी सीरियस हैं और जो आइडियाज़ ऐसे कभी और डिस्कवर नहीं हुए हैं, अपने आइडियाज़ को नया स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसको कॉलेज फंड भी करता है, जो सीरियसली उस पे काम कर रहे हैं। तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं भी जो जिनको कॉलेज से फंडिंग मिली है, अच्छी खासी फंडिंग 50,000, 80,000 लाख ऐसे करके कुछ टॉप 10-20 प्रोजेक्ट्स को ऐसे फंडिंग मिलती है। तो उनको कुछ भी लैब्स और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो एक हार्डवेयर की भी जगह है हमारे पास, जहाँ पे हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन या ऐसी चीज़ें लगती हैं, तो फिर वो भी है। ये है हमारा एकेडमिक ब्लॉक के नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे 120 टू 40 सीटर है। वहाँ पे हार्डवेयर की एक लैब समझ सकते हैं उसको। और बाकी पाई ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे बाकी सब रोबोटिक्स और ये सब के लिए सब कुछ अवेलेबल है। आपकी फैसिलिटीज़ होगी। तो जनरली ट्रिपल आईटीज़ वगैरह में सुनते हैं कि टेक का बहुत कल्चर होता है, कोडिंग का बहुत कल्चर होता है। तो आपके कॉलेज में कैसा है, कोडिंग और टेक का कल्चर कैसा है? हाँ, एक्चुअली एक तो ये नया कॉलेज है, और बहुत ज़्यादा ट्रिपल आईटी ज़्यादा बड़े नहीं होते, और मतलब लोअर टियर 2, टियर 3 ट्रिपल आईटीज़ तो नहीं होते, तो टॉप 5 ट्रिपल आईटी को हटा के बात करें तो। तो ये ट्रिपल आईटीज़ में ब्रांच 3 है, कंप्यूटर साइंस, डीएसएआई और ईसी। तो ये 3 ब्रांचेज़ में टोटल हम मिला के बात करें तो मेरे मेरे ईयर में टोटल 400 टू 500 बच्चे हैं, सब मिला के।
तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं अभी, इसलिए धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है और कोडिंग कल्चर जहाँ तक एकेडमिक्स की बात करें, कोडिंग कल्चर और ये सब भी धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है। और लैंग्वेज हमने फर्स्ट ईयर से ही हमने पाइथन और सी प्लस प्लस सीखना चालू कर दिया था और बहुत से बच्चे, बहुत से दोस्त तो ऐसे हैं मेरे जो मतलब कई ड्रॉपर्स भी आते हैं यहाँ पे, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सी प्लस प्लस, जावा ये सब सीख के आए हुए हैं और पाइथन सीख के आए हैं, कित्तों को ये सब आता हो पहले से ही आता है और यहाँ फर्स्ट ईयर में आके पाइथन, सी प्लस प्लस ये सब सीख चुके हैं अब तक। डीएसए मोस्टली ये सी प्लस प्लस में यहाँ पे डीएसए चलता है, ज़्यादातर सीनियर्स वही रिकमेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज़ आती हैं, वो उसी पे फ़ोकस करती हैं, वैसे ही उन्हीं बच्चों को यहाँ पे देखा जाता है। तो सी प्लस प्लस में हम लोग डीएसए कर रहे होते हैं और जैसे कुछ कॉलेज में यहाँ पे जैसे मेरे भोपाल में जावा में कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे एलन सिटी में जावा में कराते हैं क्योंकि कंपनीज़ ही डिमांड ही वो होती है कंपनीज़ की जो आती है कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज के हिसाब से तो हम सी प्लस प्लस में डीएसए कर रहे होते हैं, बाकी कोडिंग वगैरह और प्रोग्रामिंग ये सब तो बहुत से बच्चों को पहले से आया होता है। तो देखा जाए तो एनआईटीज़ के कंपैरिज़न में एनआईटीज़ में क्योंकि बहुत ब्रांच होती है एनआईटीज़, आईआईटीज़ में, यहाँ पे 3 ही ब्रांच है, तो उसी पे ज़्यादा फ़ोकस्ड और ब्रांच भी तीनों एआई डीएसएआई है, सीएसई है, ईसी है, तो सब उसी पे फ़ोकस करते रहते हैं। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो गर्ल्स टू बॉयज़ का क्या रेशियो आप अपने क्लासरूम का रेफरेंस देके बता सको तो? मेरे बैच में मतलब मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हमारे टोटल 215 बच्चे हैं। 215 कंप्यूटर साइंस में और बाकी के अराउंड 200 बच्चे डीएसए और ईसीई में मिला के। तो हमारे कंप्यूटर साइंस में 200 में मतलब कंप्यूटर साइंस की 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, 2 सेक्शन। ए सेक्शन में 107 बच्चे और बी सेक्शन में 108 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी डीएसएआई का कम बचे हैं तो एक ही सेक्शन है और ईसी का एक ही सेक्शन है। तो हमारे एक सेक्शन में कंप्यूटर साइंस के एक सेक्शन में 107 में से अराउंड आप मान लीजिए 20 टू 30 लड़कियाँ होंगी मैक्स मैक्स 20 टू 30। तो बॉयज़ टू गर्ल रेशियो थोड़ा तो है कम। उसके बाद अगले सवाल पे जो मैं जाना चाहूँगा वो कंपैरिज़न का सवाल होगा। तो क्या आप एक जो एनआईटीज़ है उसके लोअर ब्रांचेस और जो ट्रिपल आईटी धारवाड़ है, उसके हायर ब्रांचेस को एक कंपैरिज़न कर ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपने किया होगा एनालिसिस तो कोई नोट करी होगी जब आप चूज़ कर रहे होगे। मेरे लिए ये वाला जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो बहुत इम्पोर्टेंट वो डिसीजन बन गया था कि एक मतलब 2 पाथ अलग बन गए थे। या तो मैं एनआईटीज़ में चले जाऊँ लोअर ब्रांच के साथ या फिर मैं कोई ट्रिपल आईटी चूज़ करूँ अच्छी ब्रांच में। और ट्रिपल आईटी भी मेरे को टियर 2, टियर 3 में मिल रहे थे और एनआईटी भी अगर मैं सीएसई देखता मेरी परसेंटाइल थी 96.4 मेंस में और एडवांस में रैंक थी 33,000 कुछ। तो एडवांस से तो मेरे को आईआईटी मिल नहीं पाता, तो ऑप्शन यही बचा था मेंस की रैंक से एनआईटी या ट्रिपल आईटी लेने का। तो इस रैंक पे मेरे को एनआईटी की टियर 3 एनआईटीज़ जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में है, उनके कंप्यूटर साइंस या टॉप ब्रांचेस मिल रही थी। तो मेरे को नॉर्थ ईस्ट तो नहीं जाना था, पर्सनली नहीं जाना था वहाँ पे क्योंकि मैं एमपी से हूँ, भोपाल से यहाँ से वहाँ जाना बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता। और तो फिर ऑप्शन बचा या तो टियर 2, टियर 3 के एनआईटीज़ में लोअर ब्रांचेस में लेने का एडमिशन या फिर टियर 2 तक की ट्रिपल आईटीज़ में अच्छी ब्रांच मिल जाती है और ज़्यादातर ट्रिपल आईटीज़ में 2 3 से 5 ब्रांच ही हैं ज़्यादातर ट्रिपल आईटीज़ में और बच्चे भी कम हैं। तो मेरा पर्सनली ये प्रेफ़रेंस था कि मैंने ट्रिपल आईटीज़ चूज़ कर लिया क्योंकि ट्रिपल आईटी में थोड़े बच्चे कम हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं एनआईटी जैसे, तो बहुत हज़ारों-हज़ारों की भीड़ भी नहीं है। तो आई विल बी एबल टू शाइन आउट अमंग देम और ज़्यादा फ़ोकस्ड रह पाऊँगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और कम बच्चे हैं, तो प्रोफ़ेसर्स भी ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे कम बच्चों को लेके मेरे और ब्रांच मेन मेरे को चूज़ करना पड़ा ब्रांच, तो ब्रांच मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया कि कंप्यूटर साइंस या डीएसए ऐसी ब्रांच लूँगा मैं, टेक्निकल ब्रांचेस क्योंकि एनआईटी में लोअर ब्रांचेस में लेने के एनआईटी के भी अपने अलग बेनिफिट्स हैं, बाकी कॉलेजेस के में अगर आपको अगर कॉलेज लाइफ और ये सब ज़्यादा चाहिए कि कॉलेज ज़्यादा लोग, कॉलेज लाइफ हो, फेस्ट वगैरह बड़े-बड़े, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कॉलेज ले सकते हैं, एनआईटी जैसे कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन फिर आपको ब्रांच और अपना करियर पूरा ही चेंज करना पड़ेगा मैकेनिकल या ऐसी ब्रांचेज़ लेने के बाद, करियर थोड़ा चेंज रहता है। लेकिन उसमें भी ऑप्शंस रहता है, कुछ कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि ये ब्रांचेज़ लेने के बाद भी बच्चे अपना टेक्निकल बैकग्राउंड अपना अलग डेवलप करते रहते हैं।
लैंग्वेजेस पढ़ते रहते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, अपनी अलग मेहनत करते रहते हैं, कॉलेज की तरफ से नहीं, लेकिन अपना अलग कर लेते हैं वो। तो लेकिन वो एक अलग ही मेहनत हो जाती है, अलग ही हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैंने यही चूज़ किया कि मैं ट्रिपल आईटी ले लेता हूँ। और ट्रिपल आईटीज़ में जिस रैंक पे मैं था, तो अराउंड ट्रिपल आईटी श्री सिटी, ट्रिपल आईटी कोटा और ट्रिपल आईटी धारवाड़, ये कुछ ट्रिपल आईटीज़ थे और कुछ ट्रिपल आईटी गुजरात के भी थे। तो इस परसेंटाइल में ये ट्रिपल आईटीज़ थे कॉम्पिटिशन में, जिनको मैं ले सकता था, मेरे को मिल सकते थे। तो उनमें मेरे को बेस्ट लगा कर्नाटका आना, क्योंकि एक तो ये एजुकेशन में बहुत आगे है और यहीं पे पास ही बैंगलोर भी है। तो मतलब वर्क कल्चर भी कर्नाटका में ही ज़्यादातर, कहीं पे भी जॉब लगे बैंगलोर, पुणे, यहीं पे आना पड़ता है जॉब के लिए। तो बेटर कि कर्नाटका में ट्रिपल आईटी धारवाड़ बेस्ट लगा मेरे को। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि प्लेसमेंट को लेके होता है। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि कॉलेज में 3 ब्रांचेज़ दिए हैं, तो आप अगर तीनों ब्रांचेज़ के अगर ब्रांच वाइज़ प्लेसमेंट बता पाओ, एवरेज और मीडियन, और हाईएस्ट किस ब्रांच से गया था और कितना गया था? प्लेसमेंट वाइज मेरे पास ऐसा तो नहीं, वैसे ट्रिपल आईटी धारवाड़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे मोस्टली सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ, मतलब इनसाइड कॉलेज की डिटेल्स छोड़ के, जो पर्सनल ऐसी ये सब डिटेल्स होती है वो छोड़ के, ऑफिशियल तो सब कुछ वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी जो बच्चे देख रहे हैं, ट्रिपल आईटी धारवाड़ करके वेबसाइट का नाम है, उस पे सब कुछ मिल जाएगा, कॉलेज का कैंपस भी और प्लेसमेंट के और स्टूडेंट के सभी डेटा, कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, सब कुछ मिल जाएगा, फीस वगैरह ये सब मिल जाएगा उस पे। तो प्लेसमेंट डेटा भी उस पे एग्ज़ैक्ट देख सकते हैं आप। और यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूँ मैं, तो 2025 की बात करूँ, तो टोटल 90, अराउंड 80 टू 90 कंपनीज़ आई थी। एग्ज़ैक्टली बात करूँ तो 94 कंपनीज़ यहाँ मेंशन्ड है। और टोटल ऑफर्स मिले थे, क्योंकि ये नया-नया कॉलेज है, तो बच्चे भी बहुत ही कम हैं अभी। हमारी बैच में 400 बच्चे हैं, तो जिन 4th ईयर वाले भैया लोग का प्लेसमेंट लगा, तो उसमें तो और भी कम थे बच्चे लोग। तो उसमें अराउंड टोटल ऑफर्स थे 214। हाईएस्ट पैकेज जिस इस साल 2025 में लगा है, वो है 78 लाख पर एनम का। और प्लेसमेंट परसेंटेज इस बार रहा 82%। ये ओवरऑल है, ब्रांच वाइज नहीं दिया गया है, लेकिन ओवरऑल कॉलेज का देखा जाए तो 82% है प्लेसमेंट परसेंटेज इस साल। पिछले साल 2024 के बैच का, 2024 का इतना अच्छा नहीं रहा था। वो कोविड का बैच था शायद, इसलिए, या मतलब कुछ इश्यूज रहे। 24 में तो बहुत डाउन था। कंपनीज भी 87 विजिट की थी और टोटल ऑफर्स थे 128, बच्चे भी और कम थे उस बैच के। हाईएस्ट उस साल था 46 लाख पर एनम का, और प्लेसमेंट परसेंटेज भी 62% था। उससे पहले तक ठीक था, 2023 में 96 कंपनीज विजिट की थी, टोटल ऑफर्स 126 थे और हाईएस्ट पैकेज 35 लाख था तब, और प्लेसमेंट परसेंटेज 86 था। 2024 में बस स्टैट्स थोड़े कम हुए थे। उसके बाद 2025 में अभी के परसेंटेज और प्लेसमेंट वगैरह मेरे को तो ठीक-ठाक लग रहे हैं, क्योंकि इम्प्रूव हो रहे हैं बहुत। कंपनी भी ज़्यादा विजिट की हैं और हाईएस्ट पैकेज आप पूछ रहे थे तो 78 लाख पर एनम का लगा है। लेकिन अंदर की बात करूँ तो मैं ऐसे भैया लोग भी जानता हूँ, जो जिनके पैकेज अराउंड 4-5 लाख भी लगे हैं। 4 लाख, 5 लाख पर एनम भी लगे हैं। तो ऐसा नहीं कि हाई पैकेज ही लगते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करो और ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी कंपनीज़ आएँ तो अच्छा ऑफ़र ही मिलेगा। तो उसमें ट्रिपल आईटी में आने के बाद उसका बेनिफिट लेना पड़ता है, तब जाके आपको मतलब बैकग्राउंड और वो सब मिल जाएगा, कंपनीज़ के ऑफ़र मिल सकते हैं, अगर आप मेहनत करो लगातार तो। मीडियन इस साल था 9.34 एलपीए और एवरेज था 12 एलपीए। बाकी स्टैटिस्टिकली अगर ग्राफ्स के साथ भी सब कुछ देखना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट्स या ये सब सेंड कर दूँगा। या इसमें मैं ट्रिपल आईटी धारवाड़ की वेबसाइट पे सब कुछ हाँ, फिर स्टैटिस्टिकली अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कौन-कौन सी कंपनियाँ हायर करने आती है, अगर थोड़ा बहुत भी, आप फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं आपसे कि सब कुछ आइडिया हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर हो आपको, तो हुँ। कंपनियों के नाम बता सकते हो? जो कुछ मेरे को पता है कि ये तो आती हैं, जैसे इन्फोसिस, डेलॉयट, अमेज़न, ये सब कंपनीज़ आती तो हैं, विज़िट तो करती हैं। और ऐसे फिर छोटे-मोटे स्टार्टअप्स और बहुत मतलब जो ऐसी यूनिकॉर्न कंपनीज़ तो नहीं, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऐसी भी आती हैं। उनका भी डेटा दिया हुआ है, लेकिन वो फिर वो डेटा में यहाँ पे ऐसे 100-100, 200-200 कंपनी ऐसी दी हुई हैं जो विज़िट करती है। लेकिन मोस्टली मेरे को इनका पता है कि ये तो आती हैं, डेलॉयट, इन्फोसिस, अमेज़न, ये सब विज़िट करती हैं। इसके बाद इंटर्नशिप पार्ट की तरफ चले, तो आपने अपने सीनियर को कहाँ-कहाँ इंटर्न करते हुए देखा है अभी तक? थोड़ा बहुत भी आप सीनियर के साथ उठना-बैठना किया होगा तो?
कुछ आइडिया हो आपको? इंटर्नशिप के लिए हमारे कॉलेज में ऐसा तो है नहीं कि कंपलसरी आप करो इंटर्नशिप, लेकिन अ, ऐसे बच्चे तो अपना खुद का भी फर्स्ट ईयर के बाद भी कुछ बच्चों ने इंटर्नशिप की है सीनियर्स की हेल्प से, कुछ कुछ प्राइवेटली, मतलब कॉलेज के द्वारा नहीं। लेकिन कॉलेज के अंदर से ही हेल्प मिलती है थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए। थर्ड ईयर से यानी सिक्स सेम से, सिक्स या सेवन्थ सेम में बच्चे लोग, सीनियर भैया लोग ने बताया, इंटर्नशिप वगैरह के लिए सिटिंग बैठते हैं, और इंटरव्यू वगैरह ये सब थर्ड ईयर के भैया लोग देते हैं इंटरव्यू। तो थर्ड ईयर से इंटर्नशिप के ऑफर भी लगे हैं, और एग्जैक्टली मेरे को उसका तो नहीं पता कि कहाँ कहाँ इंटर्नशिप है, लेकिन सेकेंड ईयर ऐसा अभी है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद भी कई लोग ने इंटर्नशिप क्रैक करी है। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि रिलेटेड टू सिटी लाइफ होगी। तो क्या लगता है सिटी कैसी है आसपास, और सिटी का वेदर कैसा है वहाँ पे? अगर सिटी ऐसे क्लाइमेटिकली बात करें तो अच्छा खासा ठंडा, मतलब नॉर्मल वेदर है, मौसम है। जितना भी एक साल हम रहे, तो बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश भी नहीं हुई, और मौसम तो बहुत प्यारा। उधर की शाम बहुत प्यारी है, हाँ भोपाल से तो मेरे को उधर की शाम बहुत प्यारी लगती है। उधर मतलब थोड़ा सा पिंकिश पर्पलिश स्काई दिखता है, पता नहीं क्यों शाम को बहुत प्यारा लगता है वहां से। मौसम बहुत बढ़िया है, सादा, ठंड भी नहीं है। एक अगस्त टू, मतलब फर्स्ट सेम में तो मेरे को भोपाल से कंपैरेटिवली ज्यादा ठंड लगी थी। तो फर्स्ट सेम में हमारा था, फर्स्ट सेम अगस्त टू नवंबर दिसंबर, तब तक तो ठंड बहुत ऐसी लगी थी कि इतनी तो भोपाल में नहीं होती, लेकिन वहां लगी थी भोपाल के कंपैरिजन में बताऊं तो। और बाकी तो ऐसा कुछ क्लाइमेटिकली फेस नहीं किया। बाकी मौसम तो बहुत बढ़िया, शाम बहुत बढ़िया है वहाँ की। और सिटी की बात करें तो वहाँ पे बीआरटीएस बस चलती है। अलग एक लेन होता है हाईवे पे बीआरटीएस बस का बीच में, और एसी बस चलती हैं वो बिना कंडक्टर के। जैसे हमारे यहाँ तो भोपाल में तो बहुत ही सिस्टम खराब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लेकिन वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ बिना कंडक्टर के आप स्टेशन से ही टिकट लेते हो और फिर चढ़ते हो, फिर जहाँ उतरना है वहाँ उतर के स्कैन करके निकलते हो उस स्टेशन से। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे ट्रिपल आईटी धारवाड़ में डे स्कॉलर्स अलाउड नहीं है, तो सभी को हॉस्टल लेना पड़ता है। तो हॉस्टल और अपने ट्रांसपोर्ट नहीं अलाउड है वहाँ पे। तो अपनी बाइक साइकिल वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। कुछ बच्चे पर्सनली वहीं पास के हों तो परमिशन लेके कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे इन जनरल अलाउड नहीं है। तो सभी बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सत्तूर तक हमारी कॉलेज की बस छोड़ती रहती है, हर आधे आधे घंटे में चलती रहती है वो, कॉलेज से सत्तूर, सत्तूर से कॉलेज। तो सतूर पे जो बच्चे आते हैं वहां से उनको कॉलेज ड्रॉप करना, और कॉलेज के बाहर जाना है तो मेन गेट से एंट्री करके हम सतूर तक जाते हैं, वहां से हाईवे से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है सिटी का, हुबली से धारवाड़ तक बहुत बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और सिटी की बात करें तो लोग वगैरह, बस लैंग्वेज नॉर्थ वालों को थोड़ा फेस करना पड़ेगा। कन्नड़ अगर नहीं आती है और तेलुगु नहीं आती, तो कन्नड़ नहीं आती तो मेन वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेनली सब कन्नड़ ही बोलते हैं। तो सिटी के अंदर थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर कॉलेज के अंदर ही ऐसे मेरे कर्नाटका के फ्रेंड्स बन गए थे, तो हम लोग उनके साथ घूमते थे। तो उनको ही ले जाते थे कि कुछ बार्गेन करना हो या कहीं बात करनी हो, तो बस वाले से बात करनी, कुछ भी करनी, तो वो कन्नड़ दोस्त बन जाते, तो उनसे उनके साथ बात हो जाती थी। सिटी के अंदर खाने पीने का भी ऐसा नहीं है आसपास। और जो घूमने की जगह है ऐसे, तो पास ही एक उनकल लेक करके जगह है, 10 किलोमीटर के अराउंड दूर है कॉलेज से। उनका लेक है, बहुत बड़ी लेक है, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं उसके जस्ट अलोंग द लेक। पार्क जैसा बना हुआ है बहुत प्यारा, कपल स्पॉट भी है एक तरीके से वो। और पास ही अराउंड 200-300 किलोमीटर के अराउंड धारवाड़ से गोवा है। तो लास्ट ईयर मैं फैमिली के साथ, मतलब इसी साल में पिछले टाइम गोवा भी गया था फैमिली के साथ। और अराउंड 400 किलोमीटर्स पे बैंगलोर है। तो आसपास जो ऐसे घूमने की जगह है, जैसे सैमब्रैक में बच्चे सोचते हैं घूमने का कि ट्रिप करें दोस्तों के साथ, तो उसके लिए एक डांडेली करके भी जगह है, गोकर्णा डांडेली। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग वजह से बहुत फेमस जगह है वहाँ की, तो हमारे बहुत कॉलेज के बच्चे जाते ही रहते हैं वहाँ पे। हम लोग 20 साल प्लान कर रहे हैं जाने का। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग और ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट और ये सब, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे ये सब करने। तो स्पॉट्स तो ये हो गए ऐसे कि कॉलेज से घूमने जाना हो कहीं, तो बाहर का ये माहौल है। बाकी लोग बाग भी अच्छे हैं। और कॉलेज के जस्ट सामने बाहर निकले तो स्विमिंग पूल का बता ही दिया मैंने कि एक स्विमिंग पूल है बढ़िया सा। और 20 किलोमीटर्स पे आईआईटी धारवाड़ है, तो उसके फेस्ट वगैरह में भी हम जाते हैं। तो सिटी का ये सब था, कॉलेज के आसपास ये सब। कॉलेज के अंदर पे फिर लाइब्रेरी भी है एक,
लाइब्रेरी जिसमें बुक्स वगैरह और सब ऐसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नोवेल्स भी या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा रूम नहीं है, लेकिन एक क्लासरूम जितना बड़ा रूम है, जिसमें बुक्स हैं, सब कुछ एकेडमिकली जो भी अपनी स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा, पाइथन वगैरह जो इसकी भी बुक्स की बच्चों को ज़रूरत पड़े, वो सब बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। और कितने कुछ दिन का टाइम होता है, उतने दिन में वापस एंट्री करके वापस रखना होता है। और एक केआरसी करके जगह है वहाँ पे। केआरसी हमारा पाई ब्लॉक के सेकंड फ्लोर पे, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पे पूरा एक फ्लोर बहुत बड़ी जगह में बहुत ही वेल फर्निश्ड टेबल्स हैं, टेबल्स जिनमें आप अपना, और स्विच बोर्ड भी वहीं है टेबल के नीचे। तो वहीं पे बच्चे लोग ऐसे डेस्क बने हुए हैं बहुत सारे, तो वो उसमें पूरे फ्लोर पे आराम से 400-500 बच्चे, 400 तो ज़्यादा बोले, मेरे ख्याल से 200-300 तो आराम से पूरे पाई ब्लॉक में एक टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हैं। सबको ऐसे कस्ट पर्सनल ऐसे डेस्क है जो साइड से इस साइड ऐसे ब्लॉक्ड है, और अपना कंप्यूटर लैपटॉप ले जाके अपना पढ़ सकते हैं वहाँ पे। पूरा शांति रहती है, साइलेंस रहता है, एसी रूम रहता है, वो भी पूरे 24 घंटे खुला रहता है। एसी चल रहा होता है पूरे टाइम, तो वो 24 घंटे खुला रहता है। एग्जाम्स के टाइम किसी को भी मतलब रात भर पढ़ना हो तो रात में पढ़ते भी है। कुछ बच्चे लैपटॉप ले जाके गेम भी खेल रहे होते हैं, एकदम साइलेंस होती है, अपना पूरा सेटअप करके रखा है कुछ बच्चों ने। तो वो भी है, अपना हेडफोन वेडफोन ले जाके वहाँ पे रात भर गेम भी खेलते हैं। तो कॉलेज के अंदर ये सब भी है। जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज मुझे लगी ना कि लाइब्रेरी 24/7 खुला है। बहुत सारे मैं कॉलेजेस में बात करता हूँ तो वहाँ पे ये तो मैंने बहुत फेस किया है, देखा है कि 24/7 लाइब्रेरी नहीं है। 10 बजे 7 बजे बंद कर दे रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे क्या? 5 बजे तो कॉलेज ही खत्म करके आते हैं। हुँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, क्या वाईफाई की फैसिलिटीज कैसी है वहाँ पे, और लैन या लैन वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है क्या है? हाँ, वाई-फाई भी बहुत बढ़िया है। जितनी-जितनी कॉलेज में 10 एकड़ के अराउंड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, जितनी-जितनी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एच ब्लॉक और पाई ब्लॉक, एम ब्लॉक, इन-इनमें अंदर वाई-फाई लगा हुआ है। और ऐसा होता है हमको एक-एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है, हर एक बच्चे को असाइन होता है। तो उनके ईयर और ब्रांच से बना हुआ होता है, जैसे 25 बीसीएस मेरा ऐसा है, 25 बीसीएस 012। तो ये 25 मेरा ईयर हो गया, 2024-25 में मैं एंटर किया था। बीसीएस यानी ब्रांच हो गई मेरी कंप्यूटर साइंस, और 012 मेरा रोल नंबर हो गया। तो ऐसे करके यही बच्चों का पासवर्ड भी होता है, वाईफाई के लिए आईडी दी जाती है इनको, ये पासवर्ड दिया जाता है। तो वो पूरे जितनी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, उन सभी में वाईफाई लगा हुआ है। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि सीनियर और जूनियर के इंटरेक्शन को लेके है। तो अभी तक आप फर्स्ट ईयर में आपका सीनियर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, और रैगिंग वगैरह का क्या कुछ सीन है वहाँ पे? ये भी अच्छी बात है हमारे कॉलेज की, रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है क्योंकि, तो अ, ऐसा कुछ भी रैगिंग वगैरह या मैल प्रैक्टिसेस या ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं है। सीनियर्स ने ऐसा कुछ भी कुछ रैगिंग वगैरह तो नहीं किया। हाँ, ऐसे इंट्रो लेना, दोस्त वगैरह बनाना या बातचीत करने की कोशिश, वो सब तो चलता ही है, ऑब्वियसली कभी भी कहीं पे भी होगा ही। लेकिन ऐसे रैगिंग करना, परेशान करना ऐसा नहीं होता कभी, और उल्टा सपोर्टिव है, अच्छे हैं। शुरू-शुरू में होता था कि ऐसे सीनियर अपने रूम पे बुलाते थे, थोड़ा बातचीत करते थे। मज़े ही करने की कोशिश करते थे, वो भी एक तरीके से कि वो भी एन्जॉय कर रहे हैं, सामने वाले को भी एन्जॉय करवा रहे हैं जूनियर्स को, और कंफर्टेबल बना रहे हैं अपने साथ। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज में। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि कॉलेज का फेस्ट और क्लब एक्टिविटीज की होती है। तो आपके कॉलेज में सबसे पहले फेस्ट की बात करें तो फेस्ट कौन कौन से फेस्ट होते हैं? कल्चरल, टेक्निकल फेस्ट, या कोई रिसर्च बेस्ड फेस्ट कोई होता है? और क्या कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज वगैरह कुछ आते हैं क्या? फेस्ट ऐसा एक बार होता है साल में, एक बार हमारा, मतलब हर सेम में एक बड़ा इवेंट हो ही जाता है, जिसमें से एक सेम में फेस्ट हो रहा होता है। तो फेस्ट हमारा बड़े जो ग्राउंड मैंने बताया जहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड है बड़ा सा, तो वहाँ पे होता है फेस्ट। क्योंकि वो ओपन एरिया, सबसे बड़ा ओपन एरिया कॉलेज में, तो वहीं पे टेंट वेंट और जो भी स्टेज होता है सब, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ग्रैंड तो नहीं होता फेस्ट जैसा एनआईटीज़ या बहुत जगह देखा हुआ है, या प्राइवेट कॉलेज में भी आजकल बहुत बड़े-बड़े फेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि फीस ही इतनी ले रहे हैं। यहाँ पे भी फीस बहुत है, लेकिन फेस्ट ऐसा कुछ ग्रैंड नहीं होता। जो कल्चरल फेस्ट होता है हमारा, उसमें बहुत सारे टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, डांस और क्लब्स भी बहुत हैं, सभी अब क्लब्स अपने-अपने इवेंट करा रहे होते हैं। इन इन कॉलेज जो इंट्रा कॉलेज के अपने सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ
कोडिंग से रिलेटेड ऐसे करके टेक्निकल क्लब्स अपने कॉम्पिटिशन्स करा रहे होते हैं, कल्चरल क्लब्स अपने इवेंट्स कर रहे होते हैं, डांस वगैरह के क्लब अपना वो कर रहे होते हैं, ड्रामा क्लब, जैसे मैं ड्रामा क्लब और लिटरेचर क्लब में हूँ, तो लिटरेचर की शायरी वगैरह करता हूँ। ड्रामा क्लब में हमारा एक्ट हुआ था एक नाटक, और इसकी वीडियो भी होगी यूट्यूब पे, हमारे वही एक्ट और सब लिंक डाल पूरे दूंगा। फेस्ट की। तो हाँ, लिंक ऐड कर दीजिएगा। तो फेस्ट तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड तो नहीं, जैसे बाकी एनआईटीज़ और प्राइवेट कॉलेज में होता होगा, लेकिन एक डिसेंट सा फेस्ट जिसमें आप एन्जॉय कर सको, वैसा होता है। जो इस साल हमारे फेस्ट में आए थे, अनुज अनुज करके उनका नाम है, यूट्यूब पे सिंगर है, वो यूट्यूबर हैं, अनुज करके। अनुज और भरत, इन दो लड़के दो लड़की, इन लोग का ग्रुप था जिसमें से एक अनुज थे। वो अनुज आए थे सिंगर, और डीजे वगैरह ये सब भी वो फेस्ट में होता रहता है। और बीच बीच में भी ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स, और हर सेम में एक बड़ा इवेंट होता ही है। तो और बीच-बीच में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी डीजे नाइट और ये सब बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर बड़ा फेस्ट होना होता है, वो इतना ग्रैंड नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा नया कॉलेज है, छोटे कम बच्चे होते हैं, तो बच्चों के द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ें मैनेज होती हैं, क्योंकि क्लब्स वगैरह भी सब अपने-अपना कर रहे होते हैं, तो सब अपने-अपने क्लब का मैनेज कर रहे होते हैं, अपना-अपना एक्ट वगैरह, ड्रामा या फिर लिटरेचर, जो एंकरिंग-वैंकरिंग सब अपना-अपना मैनेज कर रहे होते हैं। तो बहुत ग्रैंड तो नहीं, लेकिन वो सभी जो डीजे नाइट और ये सब पार्टीज़ और अ, एन्जॉय बहुत, मज़ा तो बहुत आता है। सो इसके बाद अगले सवाल जो रहेगा वो फीस स्ट्रक्चर पे रहेगा। तो क्या आप एक फी ब्रेक डाउन दे सकते हो रिलेटेड टू मेस का कितना चार्ज है, एकेडमिक फीस कितना है, और हॉस्टल्स फी कितना है? जो हमारे ईयर का फीस स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, वो है अराउंड पूरे 4 साल का 19,58,000 फीस। इस कॉलेज की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो पर ईयर हमको पर सेम 2,88,000 होता है फी, पर सेम 2,88,000, जिसमें से फर्स्ट सेम का जो सबसे पहली आपकी फीस होती है, जो अभी अगस्त में बच्चे आएंगे एडमिशन लेके, अगर इसमें एडमिशन लेते हैं, तो अ, वो सीसैप के द्वारा अगर आते हैं, तो उनका वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट 75,000 कुछ होता है, जो मेरा भी वो काउंसलिंग में जाता है। और वो काउंसलिंग से अ, जब एडमिशन कराने जाते हैं कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में जाओगे, सिर्फ ट्रिपल आईटी धारवाड़ नहीं, तो ट्रिपल आईटी धारवाड़ जैसे इसमें आए, तो वो काउंसलिंग का 75,000 इसकी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की फीस में चले जाता है। तो हर सेम का 2,88,000 फीस है, जिसमें से फर्स्ट सेम का लगभग 1 लाख कम हो जाता है, क्योंकि पहले की जो 75,000 वो कुछ कुछ पहले का उस फर्स्ट ईयर की फीस को कॉम्पनसेट कर देता है। और फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, कुछ 30,000 डिपॉजिट लगता है, 30,000 हेल्थ डिपॉजिट और कुछ कुछ डिपॉजिट होते हैं, 30-40,000 सब मिला के एडमिशन फीस और ये सब। बाकी हर सेम का 2,88,000 होता है। लेकिन स्कॉलरशिप्स भी हैं, अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो मेरी भी इतनी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिलती है, मेधावी स्कॉलरशिप। एमपी के बच्चों के लिए मेधावी स्कॉलरशिप है। तो जो एमपी के बच्चे, उनको तो मैं बोलूंगा ही, फोर्स करूंगा कि मेधावी स्कॉलरशिप के बारे में सब डिटेल्स निकालें, उसको अप्लाई करें। वो कॉलेज वाले ही बता देंगे कैसे क्या अप्लाई करना है, बस आपको एलिजिबल रहना है उसके लिए। तो मैं एलिजिबल था। सीबीएसई में 85% से ज़्यादा लाने होते हैं, और जेई की रैंक वगैरह कुछ कुछ रूल्स होते हैं, और फैमिली इनकम पे होता है। तो मैं एलिजिबल था। तो स्कॉलरशिप, मेधावी स्कॉलरशिप से पूरी ट्यूशन फी माफ हो जाती है। और बहुत सी स्कॉलरशिप ऐसी हैं, भले ही कॉलेज की फी ज्यादा है, लेकिन बहुत स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। जैसे एमपी की मेधावी हो गई, और वेबसाइट पे स्कॉलरशिप्स आपको सब डेटा मिल जाएगा। हर एक स्टेट के हिसाब से उनने स्कॉलरशिप मेंशन की हुई है, कि ये स्टेट की स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज भी है, ओबीसी के लिए ये स्कॉलरशिप है। और एक मेन स्कॉलरशिप जो वहाँ चलती है, वो है एनएसपी, एनएसपी और एसएसपी। तो कर्नाटका के जो बच्चे हैं, वो ये एनएसपी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो इससे उनको भी यही फैसिलिटी है कि ट्यूशन फी पूरी माफ हो जाती है। तो ट्यूशन फी पर सेम 1,88,000 80,000 कुछ पर सेम ये ट्यूशन फीस होती है, मेन ट्यूशन फीस होती है। बाकी हॉस्टल फीस और मेस फीस का दोनों का मिला के पर ईयर 1 लाख होता होगा कुछ। तो हॉस्टल फीस, मेस फीस इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है,
पर सेम 24,000 25,000 ऐसा कुछ है। हॉस्टल फीस भी और मेस फीस भी, तो पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे पूरा एक ईयर मिलाओ तो हॉस्टल मेस फीस 1 लाख कुछ होता है, तो वही देना पड़ता है। बाकी का स्कॉलरशिप में चले आता है। एनएसपी और एसएसपी स्कॉलरशिप कर्नाटक के बच्चे यूज कर लेते हैं। ओबीसी वाले तो ज्यादातर सभी ओबीसी वालों को एक स्कॉलरशिप एसएसपी मिल जाती है। इसी के साथ हमारे सारे वीडियो खत्म हो गए गाइस, और मोस्टली सवाल खत्म हो गए। बस एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है एक प्रोज है जो कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी चीज है, और एक एक जो पर्टिकुलर कौन सा है जो आप डिस्क्राइब करना चाहोगे कॉलेज के बारे में? कॉलेज की बेस्ट बात जो प्रोस में अगर बात करूँ तो मेरे को तो पर्सनली सबसे अच्छा यही लगता है कि कॉलेज के अंदर अपन 24 घंटे रह सकते हैं कभी भी। ऐसा कुछ ज़्यादातर कॉलेज में देखा जाए तो जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको ऐसा है 10 बजे अंदर आ जाओ, इतने बजे अंदर आ जाओ। लड़कियों के लिए भी बात करें तो लड़कियां भी, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है कि 7 बजे से अंदर, जैसे वीआईटी में मेरे दोस्त हैं तो उनको इतने बजे अंदर होना होता है। हमको ऐसा फ्रीडम है कि कैंपस के अंदर अंदर तो आप 24 घंटे रह सकते हो, और कॉलेज के बाहर भी, कैंपस के बाहर भी आप 10 बजे तक रह सकते हो। उसके बाद अंदर आना होता है। और कॉलेज के अंदर ही बहुत सपोर्टिव है सब, सभी लोग, जैसे फैकल्टी भी और सीनियर्स भी। और सीनियर्स से सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ गाइडेंस मिलती है। और प्लेसमेंट और ये सब के अलावा भी कुछ सीनियर्स गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है सीनियर्स से कि अगर किसी बच्चे को वो सब करना है, एनडीए करना है या कुछ और, तो कई सीनियर्स वो भी कर रहे होते हैं। हर कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहा होता। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप सीरियस हो, आप में गट्स हैं, आप में इतनी विल पावर है सब करने की, तो कॉलेज तो सपोर्ट कर ही देगा, फंड भी करेगा, और टीचर्स के एक्सपर्टीज भी मिल जाएंगे, सीनियर से एक्सपोजर भी मिल जाएगा। बस यही है कि, और कॉन्स में अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा कॉन ये है कि हॉस्टल के अंदर एक रूम में 5 लोग हैं, और कॉलेज भी नया है, 2015 में ही बना है। तो 2015 में बना ये, बहुत एक ही हॉस्टल है बॉयज़ का, एक ही हॉस्टल है गर्ल्स का। लड़कियों के हॉस्टल में तो 3 लड़कियां एक रूम में है, तो उनके लिए भी जगह तो कम है ऑब्वियसली लड़कियों को, और पर्सनल हाइजीन और ये सब लड़कियां ज़्यादा मेंटेन रखती हैं। तो उनको पर्सनली एक एक लड़की एक रूम में भी बेटर होता, 2 लड़की भी ठीक होता। उनके में 3 लड़कियां एक रूम में, और रूम भी बहुत ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, अराउंड 12 बाय 10 फीट के होंगे रूम। एक रूम, लड़कों में एक रूम में 5 लोग हैं, 12 बाय 10 फीट का एक रूम है, जिसमें 2 बंकर बेड है और एक सिंगल बेड है, तो 5 लोग ऐसे एक रूम में आ जाते हैं। तो कॉन्स में यही है कि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा अकोमोडेट कर रखा है। हालांकि वो भी ऐसा कुछ कौन नहीं है, क्योंकि 5 लोग साल भर आप आज 4-5 महीने ही रहो तो लड़के तो ऐसे ही मजे आने लगता है, 4-5 महीनों में ही साथ में जानने लगते हैं, तो उसमें भी एक अलग मजा है। लेकिन थोड़ी ज्यादा जगह होती तो बेटर रहता। एक और नया हॉस्टल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें तो एक और हॉस्टल बन रहा है जस्ट हमारे हॉस्टल के थोड़ा सा बाजू में। वो नया हॉस्टल अब कुछ 5-6 महीने में तैयार हो जाएगा, शिफ्टेबल हो जाएगा, अब तक हो गया होगा उसका मोस्ट ऑफ द काम। तो हॉस्टल की भी दिक्कत मेरे ख्याल से अगले साल तक नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों के लिए जगह और हो जाएगी, बॉयज़ हॉस्टल एक और बन रहा है तो। बाकी कॉन्स में तो यही है कि जगह बहुत कम है, और एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 2015 में बना है। बाकी प्लेसमेंट्स और बाकी एकेडमिकली तो इम्प्रूव कर ही रहा है कॉलेज। सो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करने वाले हैं। दिस इज रणवीर विद अनी साइनिंग ऑफ।